मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार के सिवान जिले का एक ऐसा नाम जिसने अपराध और राजनीति के गठजोड़ को नई परिभाषा दी। उसकी कहानी अपराध की दुनिया से शुरू होकर सत्ता के शिखर तक पहुंची, लेकिन अंत तिहाड़ जेल की सलाखों के बीच हुआ। लालू यादव का साथ और बिहार में उसके समर्थकों के प्यार से लेकर विरोधियों का विरोध, जेल के अंदर उसकी अदालत से लेकर अंतिम सांस तक उसके जीवन, अपराध और राजनीतिक सफर की पूरी कहानी का लेखा जोखा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 10 मई 1967 को बिहार के सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड के प्रतापपुर गांव में हुआ था। शहाबुद्दीन ने सिवान के डीएवी कॉलेज से पढ़ाई की और राजनीति शास्त्र में एमए और पीएचडी की डिग्री हासिल की। उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ने उसे एक बुद्धिजीवी छवि दी, लेकिन कॉलेज के दिनों से ही उसका झुकाव अपराध की ओर होने लगा। शहाबुद्दीन का आपराधिक सफ़र कॉलेज के दिनों से शुरू हुआ। उसके दबंगई और खौफ की शुरुआत तब हुई जब वह मात्र 19 साल का था। शहाबुद्दीन के पहले अपराध की बात करें तो 1986 में सिवान के हुसैनगंज थाने में उसके खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज हुई। यह छोटी उम्र में अपराध की दुनिया में उसका पहला कदम था। जल्द ही उसके खिलाफ चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, रंगदारी और दंगा जैसे कई मामले दर्ज होने लगे, जिसे देखते हुए पुलिस ने उसे ए श्रेणी का हिस्ट्रीशीटर घोषित कर दिया। 1990 के दशक में शहाबुद्दीन का नाम सिवान के दहशत का दूसरा नाम बन गया। लोग उसे साहब कहकर बुलाते थे और कहा जाता है कि उसकी मर्जी के बिना सिवान में कोई बड़ा फैसला नहीं होता था। शहाबुद्दीन की चर्चित आपराधिक किस्सों की बात करें तो 2004 का तेजाब कांड सबसे पहले आएगा, जिसमें सिवान के व्यवसायी चंदा बाबू के 2 बेटे गिरीश और सतीश को शहाबुद्दीन के गुर्गों ने तेजाब से नहलाकर मार डाला। उनके शवों को टुकड़ों में काटकर बोरे में फेंक दिया। इस मामले में शहाबुद्दीन को आजीवन कारावास की सजा मिली। इसके अलावा 2016 का पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड भी काफ़ी चर्चित रहा, जिसने शहाबुद्दीन का आपराधिक छवि और गाढ़ी की। सिवान में एक हिंदी दैनिक के पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी ने शहाबुद्दीन पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद मामला सीबीआई को सौंपा गया। इसके अलावा शहाबुद्दीन पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या मार्क्सवादी लेनिनवादी के 15 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप था, जिसमें जेएनयू के पूर्व छात्र नेता चंद्रशेखर प्रसाद की हत्या भी शामिल थी। 2005 में उसके पैतृक घर पर छापेमारी में पाकिस्तानी हथियार AK-47 और सेना के नाइट विजन डिवाइस बरामद हुए, जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके खिलाफ 40 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, अपहरण, रंगदारी और अवैध हथियार रखने जैसे संगीन आरोप शामिल थे। इतना ही नहीं, शहाबुद्दीन ने अपराध की दुनिया के साथ साथ राजनीति में भी कदम रखा और जल्द ही बिहार की सियासत में एक ताकतवर चेहरा बन गया। 1980 के दशक में डीएवी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उसने राजनीति में कदम रखा। वह भाकपा और अन्य वामपंथी संगठनों के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाता था, जिससे उसकी छवि एक दबंग नेता की बनी। 1990 में शहाबुद्दीन ने लालू प्रसाद यादव की जनता दल की युवा इकाई में शामिल होकर औपचारिक रूप से राजनीति शुरू की। लालू के साथ उसकी नज़दीकी ने उसे मुस्लिम यादव वोट बैंक का मजबूत नेता बनाया। उसने 1990 में जीरादेई विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। इसके बाद 1995 में जनता दल के टिकट पर फिर से जीरादेई से विधायक बना। 1996 से 2004 तक सीवान लोकसभा सीट से लगातार 4 बार
1996, 1998, 1999 और 2004 में सांसद चुना गया। 2004 में उसने जेल से ही चुनाव लड़ा और जीत भी गया। इसके बाद 2000 के दशक तक शहाबुद्दीन सीवान में एक समानांतर सरकार चला रहा था। कहा जाता है कि वह भूमि विवाद, वैवाहिक झगड़े और यहाँ तक कि डॉक्टर्स की फीस तक तय करता था। उसकी अपनी अदालत थी जहां वह फैसले सुनाता था। लालू यादव ने शहाबुद्दीन को न केवल पार्टी में शामिल किया बल्कि उसे मजबूत समर्थन भी मिला। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि शहाबुद्दीन लालू के लिए एक समझौता था जिसका इस्तेमाल मुस्लिम वोटों को एकजुट करने और विरोधियों को दबाने के लिए किया गया। लेकिन शहाबुद्दीन के खिलाफ बढ़ते आपराधिक मामलों ने अंततः कानूनी शिकंजा कस दिया। 2005 में बिहार पुलिस ने उसे दिल्ली से गिरफ्तार किया। इससे पहले उसके घर से अवैध हथियार और उपकरण बरामद हुए। 2007 में तेजाब कांड में आजीवन कारावास की सजा मिली। इतना ही नहीं, 2007 में ही अपहरण और हत्या के मामले में सजा के बाद चुनाव आयोग ने उसके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया। 2017 में पटना हाई कोर्ट ने हत्या के एक मामले में उसकी उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। वहीं 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने भी तेजाब कांड में उसकी सजा को बरकरार रखा और जमानत याचिका खारिज कर दी। हालांकि जेल में रहते हुए भी शहाबुद्दीन का रुतबा कम नहीं हुआ। कहा जाता है कि वह जेल से दरबार लगाता था और सीवान में अपने प्रभाव को बनाए रखता था। लेकिन 2020 में कोविड का दौर आया और 1 मई 2021 को तिहाड़ जेल में सजा काट रहे शहाबुद्दीन को कोविड-19 के कारण दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद अंतिम संस्कार दिल्ली में ही किया गया और महामारी फैलने के डर से सीवान में दफनाने की अनुमति नहीं मिली। शहाबुद्दीन को उसके समर्थक रॉबिन हुड मानते थे। खासकर मुस्लिम और यादव समुदाय में उसका प्रभाव था। उसके समर्थक उसे गरीबों का मसीहा मानते थे जो उसके लिए त्वरित न्याय और मदद उपलब्ध कराते थे। दूसरी ओर विरोधी उसे आतंक और दहशत का पर्याय मानते थे। उसका खौफ ऐसा था कि लोग उसके खिलाफ बोलने से डरते थे। कहा जाता है कि शहाबुद्दीन का सीवान में इतना प्रभाव था कि उसके बिना वहाँ की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती थी। उसके समर्थकों के लिए उसकी जेल से रिहाई उत्सव की तरह थी। हालांकि एनडीए और अन्य विपक्षी दलों ने लालू और आरजेडी पर शहाबुद्दीन को संरक्षण देने का आरोप लगाया। शहाबुद्दीन की मौत के बाद भी उसके नाम का इस्तेमाल बिहार की राजनीति में होता रहा है। कुछ लोग तेजस्वी यादव पर भी उसके साथ संबंधों के लिए सवाल उठाते हैं। कुल मिलाकर मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी बिहार की उस दौर की राजनीति और अपराध के गठजोड़ की कहानी है जब सत्ता और बाहुबली एक दूसरे के पूरक बन गए थे। कॉलेज के एक होनहार छात्र से लेकर सीवान के सुल्तान और फिर तिहाड़ की सलाखों तक का उसका सफ़र बिहार की राजनीति का एक विवादास्पद अध्याय है। उसके समर्थक उसे मसीहा मानते थे जबकि विरोधी अपराधी और दहशतगर्द कहते थे। उसकी मौत के बाद भी सीवान और बिहार की सियासत में उसका नाम गूंजता रहता है। ऐसा था सीवान के सुल्तान का प्रभाव। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए बेधड़क खबर से।